हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट सीरीज नंबर 3 पे चर्चा कर रहे हैं। इस टेस्ट में हम लोग देखेंगे तो कुल 150 प्रश्न थे, जिसके पहले 100 प्रश्नों पर पार्ट 1 के माध्यम से चर्चा की जा चुकी है। जिन दोस्तों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया जाएगा। आप लोग उस टेस्ट को जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है। आप लोग प्रयास करें कि रियल टाइम टेस्ट सीरीज का फील लेने के लिए जब वीडियो प्रीमियर है उसी समय देखें, तो आप इसको एक क्विज के तौर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ने जो अपने करंट अफेयर का टेस्ट है वो आप सबके लिए खुले आमंत्रण के तौर पे छूट कर दी गया है। आप हमारे मॉक टेस्ट जो फ्री ग्रुप है वहाँ पे आ सकते हैं और यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के करंट अफेयर के टेस्ट का लाभ उठा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल हमारे OMR को भर के उस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको छोड़ देना है। आपकी कॉपी को चेक करके आपके मार्क्स भेज दिए जाएंगे। तो करंट अफेयर के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपके लिए जो यूपीएससी का टेस्ट सीरीज है, यूपीपीसीएस का है, आप उन दोनों करंट अफेयर के टेस्ट को दे सकते हैं। साथ ही साथ उस करंट अफेयर की जो वीडियो डिस्कशन है आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री दे दी जाएगी। तो सीधा समय बिना गंवाए पहुंचते हैं 101 यानी 101 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणा वाला क्वेश्चन। ठीक है, दक्षिणा वाला क्वेश्चन क्यों? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि और जो दक्षिणा दिया जाता है बेसिकली वो 101 दिया जाता है। आप क्वेश्चन पढ़िए, 2 स्टेटमेंट दिया है और उस क्वेश्चन में 2 कीवर्ड है। पहला तो है कि मुख्य भूमि से, दूसरा कर रहा है कि कुल तट की लंबाई, और तीसरा है कि 5422 किलोमीटर है। यानी कह रहा है कि जो भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि का मतलब वो है ये वाली भूमि। ठीक है, यहाँ पे अपना अंडमान निकोबार हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा लक्षद्वीप वाला एरिया हो गया। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप छोड़ के तो जो मुख्य भूमि की तट रेखा है, यानी ये वाली जो रेखा है, कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि 5422.6 किलोमीटर है। और सेकंड स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है कि द्वीपों के साथ जो है वो 7,516 किलोमीटर है। तो ध्यान देंगे, आपको बता रहा है कि सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो लिख रहा है कि सही उत्तर का चयन करिए। तो सही उत्तर का चयन करिए तो ध्यान देंगे कि भारत की मुख्य भूमि जो है उसकी तट रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। और जो कुल, ठीक है, जो कुल यानी हम लोग कह सकते हैं कि मुख्य भाग के साथ साथ द्वीपों को भी अगर हम लोग ऐड कर लें तो तट रेखा की लंबाई हो जाती है 7516। यानी हम लोग यहां से आपको कल को सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग देखिए 7516 में से अगर 5422 घटा देंगे तो आपके हाथ में क्या आएगा? तो 4 9, ठीक है, यहां पे आ जाएगा 0 और यहां पे आसानी से 2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो भारत की द्वीप है, अगर सेपरेट उनकी लंबाई पूछता है, ठीक है, भारत के द्वीपों के अगर तटवर्ती क्षेत्र की लंबाई पूछता है तो वो लगभग है 2094 किलोमीटर के करीब में। ध्यान देंगे, लगभग 2094 किलोमीटर के करीब में उसकी लंबाई है। तो अगर सेपरेट केवल द्वीपों की आपको लंबाई पूछेगा तो आप लोग इस तरह से घटाना करके कर सकते हैं। घटाना करके अर्थात आप लोग को ओवरऑल पता रहे और मुख्य भूमि की तटरेखा पता रहे, सब्ट्रैक्ट करके आसानी से आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। 102 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किस महाकल्प से संबंधित है। ध्यान देंगे, 102 नंबर क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण किस महाकल्प से संबंधित है। ऑप्शन है इयोजोइक, ऑप्शन बी पैलियोजोइक, ऑप्शन सी मेसोजोइक, ऑप्शन डी सेनोजोइक। आपको बताना है कि किस महाकल्प से संबंधित है, इयोजोइक, पेलियोजोइक, सेनोजोइक, मेसोजोइक। तो ध्यान देंगे कि जो प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण है वो पैलियोजोइक से संबंधित है, पैलियोजोइक से। तो आपको अगर क्वेश्चन में आएगा तो प से प्रायद्वीपीय और प से पेलियोजोइक। तो प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण पेलियोजोइक महाकल्प से संबंधित है। 103 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें दोस्तों तो 103 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीपीय हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। आपको बताना है, 103 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है
तो ध्यान देंगे जो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है वो शिवालिक है, क्योंकि सबसे नीचे वाली जो रेंज है उसको हम लोग शिवालिक रेंज कहते हैं। अगर हम लोग हिमालय के रेंज को देख लें, हिमालय के रेंज पे कल को क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपको हम गूगल करके दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ से अगर सेपरेट क्वेश्चन भी बनता है, एक सेकेंड, तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। बस एक सेकेंड दोस्तों, अभी ये हो जा रहा है, क्योंकि हिमालय पे अक्सर क्वेश्चन पूछे रहे हैं तो वहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोग भी कोशिश क्या करिए कि मैप्स का पूरी तरह से यूज करिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस मैप को खोलते हैं, अगर आप लोग को दोस्तों ध्यान से दिख रहा हो, लाइए इसको हम लोग और जूम कर लेते हैं। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, इस मैप को वहाँ से उठाते हैं और यहाँ लेके आते हैं। अब आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा, देखिए ध्यान से। अब देखिए जो ये हिमालय है इसकी पूरी यहीं पे हम लोग देख जाते हैं। देखिए पर्वत पदीय प्रदेश एकदम नीचे आप देखिए ध्यान से, तो शिवालिक श्रेणी है। ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर क्या है, सबसे ऊपर काराकोरम है, काराकोरम के बाद से लद्दाख है, लद्दाख के बाद से जास्कर है, और जास्कर के बाद से शिवालिक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ऊपर काराकोरम, काराकोरम के बाद से लद्दाख, लद्दाख के बाद से जास्कर, जास्कर के बाद से शिवालिक है। तो अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए देगा तो आप लोग इस हिसाब से जरूर अरेंज कर लीजिएगा। कितनी बार क्या होता है कि पर्वतों को अरेंज करने के लिए दे देता है। तो देखिए कॉमेट यहाँ पे है, सबसे हम लोग कह सकते हैं वेस्ट में है। कॉमेट के इधर भी आ सकते हैं, तो देखिए रकापोसी एकदम इधर है, रकापोसी के पास से देखिए नंगा पर्वत। अगर हम लोग वेस्ट टू ईस्ट आते हैं तो रकापोसी, रकापोसी से आगे आएंगे तो नंगा पर्वत, नंगा पर्वत से आगे आएंगे तो देखिए यहाँ पे कॉमेट है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कॉमेट, कॉमेट के पास देखिए नंदा देवी, ध्यान देंगे नंदा देवी, नंगा पर्वत ये है, ये है नंगा पर्वत, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये है नंगा पर्वत। कॉमेट के आगे आएंगे तो नंदा देवी है, यानी हम लोग एन से नंदा देवी कर सकते हैं। आगे आएंगे देखिए यहाँ पे धौलागिरी है, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा है। उसके बाद से आप देखिए आपका मकालू पड़ता है, सॉरी एवरेस्ट पड़ता है, एवरेस्ट के बाद से मकालू पड़ता है, फिर कंचनजंगा पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखिए लास्ट में नामचा बरुआ है। तो इस हिसाब से आपको अगर ईस्ट टू वेस्ट भी और वेस्ट टू ईस्ट भी मैनेज करने के लिए क्वेश्चन देता है, लास्ट में नामचा बरुआ है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आर से यानी रकापोसी से स्टार्ट होता है और नामचा बरुआ से शुरू हो जाता है। एक नंगा पर्वत है और एक नंदा देवी है, ध्यान देंगे, एक नंगा पर्वत है और एक नंदा देवी है। तो नंगा पर्वत सबसे पश्चिम वाले हैं, ध्यान देंगे, पश्चिम की सभ्यता क्या है, नंगी सभ्यता है। तो नंगा पर्वत आप समझ जाइए कि सबसे पश्चिम में स्थित है, और नंदा देवी क्या है, और थोड़ा सा आगे आएंगे यानी मीड में आएंगे तो आपको मिलेगा, यानी नंदा देवी और नंगा पर्वत के बाद से आपको कॉमेट मिलेगा, कॉमेट के बाद से आपको नंदा देवी मिलेगा। इस तरह से आप इजीली इसको याद कर सकते थे। उम्मीद है कि आपको ये मैप समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं सीधे और जो अपना अगला काम है उसको करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग मैप में थोड़ा सा नदियों पे भी देख लीजिए, क्योंकि हाल के दिनों में थोड़ा सा नदी इंपॉर्टेंट भी हो गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कम से कम कुछ तो नदियों के नाम यहाँ पे लिखा हुआ ही है। आप देखिए इजिली यहाँ से दिखा रहा है कि गंगा नदी निकल के आ रही है, और गंगा की सहायक नदी यहाँ पे दिखा रहा है आपको यमुना, और यमुना की एक सहायक नदी का नाम यहाँ पे देखिए लिखा है चंबल नदी। तो चंबल नदी कहाँ की सहायक नदी, किसकी, यमुना की। और गंगा नदी की सहायक नदी कौन होगी, यमुना नदी होगी। आगे जाके देखेंगे तो देखिए घग्गर मिल रही है, घग्गर के आगे देखेंगे तो गंडक मिल रही है, और घग्गर और गंडक के बीच में अगर ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग इसको और जूम कर लें तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले घाघरा मिल रही है, घाघरा के पास से ध्यान देंगे तो सोन नदी मिल रही है, सोन के बाद से गंडक मिल रही है। तो अगर आपको अरेंज करना रहा नदियों के मिलने का क्रम तो भी आप लोग आसानी से अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले कौन सी मिल रही है, लीजिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यमुना, यमुना के बाद से घग्गर, घग्गर के बाद से सोन, सोन के बाद से गंडक, गंडक के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे तो कोसी नदी मिल रही है। तो इस तरह से आप लोग नदियाँ भी अगर अरेंज करना रहा तो आसानी से अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि नागा सरड़ी यहाँ पे है, पटकाई बूम यहाँ पे है, गारो खासी जयंतिया जो है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो गारो खासी जयंतिया देखिए यहाँ पे है। तो इस हिसाब से आप लोग कुछ श्रेणियों के नाम भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम लोग आते हैं सीधे अगला जो नंबर क्वेश्चन हम लोग का, अगला नंबर हमारा जो 104 नंबर क्वेश्चन है, 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 17% जनसंख्या जो है वो निवास करती है, 17% जनसंख्या निवास करती है।
परंतु भारत का क्षेत्रफल विश्व की तुलना में कितना है। यानी आपको क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विश्व में भारत की जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो दे दिया है, और जो विश्व में भारत के क्षेत्रफल का परसेंटेज है वो आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर ए है 2.4, ऑप्शन नंबर बी है 2.5, ऑप्शन नंबर सी है 2.6 और ऑप्शन नंबर डी है 2.7। तो ध्यान देंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भारत की का क्षेत्रफल है वर्ल्ड में वो है 2.4% के इक्वल है। इस चीज को ध्यान देंगे, बिहार पीसीएस ने ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट किया हुआ है। हाल के दिनों में ऐसे क्वेश्चंस खासतौर पे जो आपको पूछा गया है, यहां से यूपी पीसीएस नहीं पूछ रही है, पर क्या पता कि कब वो पुराना पूछ ले, उनका कोई ठीक नहीं होता है। 105 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। 2 स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि जो बेलाडीला खान है उसके बारे में बोल रहा है, और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, पहला स्टेटमेंट नहीं समझ लेते हैं, तो कह रहा है कि बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। बेलाडीला खान क्या है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। तो ध्यान देंगे ये पहला स्टेटमेंट सही है। आपको सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि बेलाडीला खान किस राज्य में स्थित है, तो बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे कह रहा है कि यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। तो जो बेलाडीला खान है दोस्तों वो लौह अयस्क के लिए फेमस है, और लौह अयस्क में कौन सा, हेमेटाइट लौह अयस्क के लिए। तो ध्यान देंगे इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिकॉज बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। और दूसरा जो इसके बारे में स्टेटमेंट दे रहा है कि यहाँ पे हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। उपर्युक्त दोनों सही है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ से आसानी से कि इसका दोनों आंसर सही है। आगे अगर हम लोग आए दोस्तों 106 नंबर क्वेश्चन पे, तो 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार दिग्मोई असम है। ध्यान देंगे 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार दिग्मोई असम में स्थित है। ठीक है। सेकंड कह रहा है कि यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। सेकंड कह रहा है कि यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है, अर्थात कौन, जो दिग्मोई वाला एरिया है। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो आंसर है 106 नंबर क्वेश्चन का, 106 नंबर क्वेश्चन का भी दोनों आंसर सही है। जो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार है वो दिग्मोई है, जो कि असम में स्थित है, और बेसिकली यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो है वहाँ पे स्थित है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का जो है कि तेल भंडार है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। एक चीज़ आप लोग ध्यान देंगे, यूपीपीसी से प्रायः जो स्टेटमेंट बेस्ड 1 और 2 में क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको नहीं पता लग रहा है तो कितनी बार क्या करता है ना कि वो एक ही क्वेश्चन को, एक ही एक्सप्लेनेशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया हुआ है। एक्चुअली ये एक पूरा स्टेटमेंट था कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार दिग्मोई असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का तेल भंडार है। मैंने इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। पहला स्टेटमेंट दे दिया कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार दिग्मोई असम में स्थित है, एक स्टेटमेंट बना दिया, और उसी के अगले पॉइंट को काट के मैंने सेकंड स्टेटमेंट लिख दिया कि यह ब्रह्मपुत्र नदी घाटी का तेल भंडार है। तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन आजकल यूपीपीसी से पूछ रही है कि वो एक ही स्टेटमेंट को 2 भाग में तोड़ देगी और आपसे पूछ देगी कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट को पढ़िए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट को सेट करिए। अगर सेट हो रहा है, क्योंकि देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी घाटी वाला जो एरिया है वो तेल उत्पादन के लिए, ठीक है, तेल के भंडारण के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा असम का जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसलिए भी अगर हम लोग तुक्का भी सेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी तक पहुंच जाएंगे। आगे हम लोग 107 नंबर क्वेश्चन पे आए। तो भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो अगर आप लोग पंचायत वीडियो देख रहे होंगे, उस पंचायत वीडियो में भी 2 बार इस केसर पे डिस्कस हो चुका है। तो भारत का एकमात्र राज्य वो जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। 108 नंबर पे आइए। काली क्रांति क्वेश्चन है कि काली क्रांति किससे संबंधित है। आप ध्यान देंगे इसमें निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, कच्चा तेल, मत्स्य उत्पादन, कोयला उत्पादन, सरसों उत्पादन। आप थोड़ा सा आंसर को ध्यान से पढ़िए, आप आंसर को पढ़िए और देखिए कच्चा तेल काला होता है, चलिए हम लोग मान लेते हैं। अगर आप लोग केरोसिन गाँव पे देखे होंगे तो काला होता है। कोयला भी क्या होता है, काला होता है। सरसों भी क्या होती है, काली होती है, नहीं काली होती है। मछली काली होती है, नहीं काली होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग मछली को नीली क्रांति के तौर पे जानते हैं, क्योंकि नीली क्रांति का सेंस क्या होता है कि मछली से है। ठीक है, तो यानी 2 क्वेश्चन तो आप लोग आसानी से काट सकते हैं। सरसों उत्पादन क्या है कि पीत क्रांति से यानी पीली क्रांति से संबंधित है, इस चीज को ध्यान देंगे। यानी अब कच्चा तेल के उत्पादन से या तो संबंधित होगा या फिर कोयला उत्पादन से संबंधित होगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भारत में कोयले के भंडार तो हैं, लेकिन कोयला का जो भंडार भारत में है वो बहुत ही उसकी क्वालिटी डाउन है, डाउन क्वालिटी का है। ठीक है, डाउन क्वालिटी का है। ऐसे में ऐसे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम तो नहीं लाएगी, क्रांति तो नहीं लाएगी
कि और कोयला उत्पादन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, हालांकि कोयला भारत की एनर्जी का एक हम लोग कह सकते हैं बहुत ही आवश्यक सोर्स है। ठीक है, अभी भारत इसका विकल्प तो नहीं तलाश पाया है और शायद अभी आने वाले दिनों तक और तलाश भी ना पाए, इसलिए क्योंकि जो कास्ट हम लोग कह सकते हैं कि देखिए, एक तो क्या है कि आप नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स की पहचान कर लिए। ठीक है, और दूसरी बात क्या होती है कि वो आपके लिए कास्टली नहीं है, यानी लागत सक्षम है। ठीक है, तो भारत अगर नवीकरणीय ऊर्जा सोर्स में आने वाले दिनों में सक्षम भी हो जाए तो क्या पता वो लागत सक्षम ना हो, लागत प्रभावी ना हो। तो लागत प्रभावी अगर नहीं होगा तो हमारे लिए कोयला मुख्य एनर्जी के रूप में हमेशा से मौजूद रहेगा। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के कोयला उत्पादन काट सकते हैं कि भारत कभी भी, भैया अगर भारत ने दुग्ध क्रांति लेके आई यानी श्वेत क्रांति लेके आई तो क्यों लेके आई, ताकि दुग्ध उत्पादन को और खपत को बढ़ावा दिया जा सके। तो काली क्रांति लेके आएगी, क्यों लेके आएगी, ताकि कोयला उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके, नहीं, कच्चे तेल के उत्पादन से, यानी हम लोग कच्चे तेल के जो एरियाज हैं उनके सोर्स को खोज सकें, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा सके, ताकि आयात निर्भरता को कम कर सके। तो कॉमन सेंस देखिए अगर लगाते हैं हम लोग, थोड़ा सा सोच के 30 सेकंड दिमाग लगाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता। 109 नंबर क्वेश्चन है इंद्रधनुषीय क्रांति के संबंध में, कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, हरित, नीली, श्वेत, उपर्युक्त सभी से। ध्यान देंगे तो जो इंद्रधनुष क्रांति है, देखो इंद्रधनुष होता क्या है, थोड़ा सा कॉमन देखिए, कभी भी आप क्या कह रही है कि कॉमन सेंस बिना लगाए टिक नहीं करिए अगर आपको नहीं आ रहा है तो। इंद्रधनुष क्या होता है, 7 कलर्स का एक बैंड होता है, एक सिस्टम होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष क्या होता है, 7 कलर का एक बैंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं विबग्योर। ठीक है, विबग्योर क्या है, कलर का आगे वाला नाम है, जैसे वी से वायलेट और आर से लास्ट में रेड। ठीक है, विबग्योर, तो वी से वायलेट, आर से रेड। जो रेड कलर होती है इसकी जो लेमडा होती है अर्थात तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तरंग दैर्घ्य इसकी बहुत ज़्यादा होती है। और जो विबग्योर यानी वी से वायलेट होती है, वायलेट की लेमडा यानी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। यही रीज़न हम लोग देखेंगे कि रेड लाइट क्या होता है कि खतरे की जो घंटी होती है वो रेड लाइट होती है, बिकॉज उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है, वो काफ़ी दूर से ही लोगों को दिख जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा साइंस ही समझ लिए, इससे ज़्यादा साइंस नहीं समझेंगे, इसमें साइंस वाले में साइंस समझेंगे। तो यानी अगर हम लोग इंद्रधनुष की थोड़ी सी मतलब भी समझ लेते ना तो देख लेंगे विबग्योर अगर हम लोग याद आ जाएगा कि डब्लू, विबग्योर में डब्लू जो है वो श्वेत हो गया। ठीक है, देखिए विबग्योर GYOR। ठीक है, तो विबग्योर में देख लीजिए आप, जी से ग्रीन हो गया यानी हरित क्रांति हो गया। ठीक है, बी से ब्लू हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि जब 2 क्रांतियां हो गई, आपको अगर डब्लू यानी श्वेत क्रांति नहीं भी मिलेगी तो भी या तो ए बी दोनों सही होगा, तो उपरोक्त सभी ही सही होगा, क्योंकि श्वेत क्रांति भी इंद्रधनुषी क्रांति में शामिल है। पहली बात तो समझने का यह है कि इंद्रधनुषी क्रांति थी क्या। तो इंद्रधनुषी क्रांति में बेसिकली क्या था कि कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को क्या किया गया था, इसमें शामिल कर दिया गया था। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे, तो यहाँ पे लिखा भी है कि इंद्रधनुषी क्रांति में कृषि से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जिसमें लिखा हुआ नाम श्वेत क्रांति को, नीली क्रांति को, पीली क्रांति को, लाल क्रांति को, हरित क्रांति को। तो बेसिकली क्या किया गया था, इंद्रधनुषी क्रांति में सभी कृषि से रिलेटेड क्रांतियों को मिला दिया गया था और एक क्रांति बनाया गया था इंद्रधनुषी क्रांति। ठीक है, तो यहां भी मेरे कहने का मतलब था, केवल अगर आपको यह पता रहता कि इंद्रधनुष क्या है, एक से अधिक कलर का एक बैंड है, तो आप यहां से आसानी से उपयुक्त सभी टिक कर देते हैं कॉमन सेंस के दम पे। अगर आपको नहीं पता था, तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था तो भी आप इसको टैकल कर सकते थे, 109 नहीं पता था तो भी आपको इसको आसानी से टैकल कर सकते थे। आप आइए, अगला ब्रह्मपुत्र नदी पे क्वेश्चन है और यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी सहायक नदियों के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ नदियों का, सहायक नदियों का नाम लिख रहा है और आपको बताना है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं या नहीं। तो नाम क्या लिखा है, मानस, जयमोली, कामेग, घनसिरी, सुबनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिबांग और कोपिली। तो ध्यान देंगे ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं, बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत एवं बांग्लादेश से होकर बहती है, तो बिल्कुल सही है। अगर आप लोग थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखना चाहते हैं तो लाइए इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं।
अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी रिवर को देखें तो कोई साफ फिगर अगर हम लोग देख लें, ये शायद कुछ साफ हो, अगर हाँ ये साफ फिगर है। आइए हम लोग इसको अच्छे से जूम करके इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये इसको लेके आए, आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आप आइए इसको देखिए। आप देखिए जिन जिन नदियों का नाम था यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, दिबांग लिखा हुआ है, सियांग लिखा हुआ है, सुबनसिरी लिखा हुआ है, यहाँ पे लोहित देखिए है, बूढ़ी दिबांग है। आप यहाँ पे सारी नदियों का नाम देखिए, यहाँ पे कोपिली है, आप यहाँ पे देखिए मानस है, यहाँ पे देखिए तिस्ता है, यहाँ पे देखिए संकोश है। ठीक है, तो आप सारी नदियों के यहाँ पे नाम देख सकते हैं। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो XYZ जो भी नदियों का नाम लिखा था वो सभी उसकी सहायक नदियां हैं। तो बिल्कुल सही वो फैक्ट था कि वो सारी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आप लोग इजिली यहाँ पे देख सकते हैं। अगला कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर जाती है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं ये वाला एरिया तो भारत हो ही गया, निकल के आ रही है वो तिब्बत से। ठीक है, इसके इधर क्या होती है, वो तिब्बत से निकल के आ रही है, भारत में घुसी, और ये वाला एरिया देखिए बांग्लादेश का एरिया है, बांग्लादेश में घुसी और बाहर निकल गई। तो यानी ये तीनों देशों को टच करती हुई आगे बढ़ती है। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है। तो जब 110 का दोनों स्टेटमेंट सही हो गया, यानी हम लोग कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। 111 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? थोड़ा ध्यान देना है, असम के बारे में क्वेश्चन है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर असम के बारे में। आप यहाँ पे थोड़ा सा मैप को हम लोग जूम करते हैं, असम को ध्यान से देखिए आप लोग। अगर हम लोग देखिए इसमें असम कहाँ पे है, तो ये रहा असम। आप देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले ध्यान से देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, तो राज्य 1 मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल 2 हो गया, अरुणाचल प्रदेश 3 हो गया, नागालैंड 4 हो गया, मणिपुर 5 हो गया, मिजोरम 6 हो गया, त्रिपुरा 7 हो गया। ठीक है, त्रिपुरा 7 हो गया। इस तरह से 7 इसका आंसर हो गया। हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में 7 लिखा हुआ भी है। ऑप्शन नंबर ए 111, तो हम लोग इसका सही आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए 7। तो एक बार फिर से आप लोग यहाँ पे जूम करके देख लीजिए। आप देखिए इधर पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। काउंट कर जाएंगे तो ये कुल 7 राज्य हैं जिनसे असम घिरा हुआ है। आगे आते हैं, गद्दी लोक निवासी हैं किस राज्य के, आपको बताना है कि गद्दी किस राज्य के लोक निवासी हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, गद्दी हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। दोस्तों ध्यान देंगे कि गद्दी हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। ऐसे में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि गद्दी हिमाचल प्रदेश के लोक निवासी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 113 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है उस नदी का नाम बताना है। अभी जस्ट हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़े ही हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है कि मानसरोवर झील के पास क्या है कि एक हिमनद है, उसका नाम है चेमा युंगडुंग। ठीक है, कहीं कहीं मिलता है चेमा युंगडुंग। ठीक है, तो जो हिमनद है वो चेमा युंगडुंग है, जहाँ से निकलती है। सतलज नदी भी मानसरोवर झील के ही पास से निकलती है, लेकिन उसका जो ताल है उसका नाम है राकस ताल के पास से। सतलज नदी भी, ध्यान देंगे, सतलज नदी भी मानसरोवर झील के ही पास से निकलती है, लेकिन वो राकस ताल झील से निकलती है। तो कल को आपको ये भी पूछ सकता है राकस ताल झील भी। यानी हम लोग कह सकते हैं कि सिंध भी देखेंगे मानसरोवर झील से निकलती है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। सिंध नदी निकल गई, सतलज नदी निकल गई, और यहाँ पे आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकल गई। तो मानसरोवर के समीप से 3 नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंध। ब्रह्मपुत्र किस हिमनद से निकलती है, चेमा युंगडुंग। सतलज किस ताल से निकलती है, राकस ताल से। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, याद करेंगे। 114 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? 4 शहरों का नाम लिखा हुआ है, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, पटना। तो गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है आपका अपना बनारस, वाराणसी, पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र। ठीक है, खई के पान बनारस वाला।
आ जाइए 115 नंबर क्वेश्चन पे। काल बैसाखी वर्षा का संबंध है, 115 नंबर क्वेश्चन है, काल बैसाखी वर्षा का संबंध है। ऑप्शन है बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बंगाल एवं असम दोनों। अब ध्यान देंगे कि बंगाल एवं असम में क्या होता है बेसिकली कि अप्रैल एवं मई के महीने में, बंगाल एवं असम राज्य में, क्लियर सुनेंगे, एक्सप्लेनेशन को ध्यान से देखते हुए रहेंगे कि बंगाल एवं असम राज्य में अप्रैल मई के महीने में तड़ित झंझा के साथ वर्षा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं काल बैसाखी। यानी काल बैसाखी कुछ नहीं है, यह एक क्षेत्रीय वर्षा है जो कि 2 राज्यों में होती है, बंगाल एवं असम में। किस महीने में होती है? अप्रैल एवं मई के महीने में होती है, तड़ित झंझा के साथ होती है, यानी गर्जना जो होती है इसमें तेज होती है, ठीक है। तो तड़ित झंझा के साथ होने वाली वर्षा को काल बैसाखी कहते हैं। आगे 116 नंबर क्वेश्चन करा है कि कर्नाटक एवं केरल में वर्ष के किस महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। यानी अगला जो क्षेत्रीय वर्षा है आम्र वर्षा, उसके बारे में पूछ रहा है। बेसिकली इस वर्षा को आम्र वर्षा क्यों कहते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे कि कर्नाटक और केरल में, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल के महीने में तड़ित झंझा के साथ, ध्यान देंगे, यानी महीना भी सेम है, प्रकृति भी काली बैसाखी की ही तरह है, लेकिन चूंकि इसका क्षेत्र अलग है, कर्नाटक एवं केरल में है, वर्षा होती है जिसको हम लोग कहते हैं चेरा ब्लॉसम। ध्यान देंगे, इसको हम लोग कहते हैं चेरा ब्लॉसम, ठीक है। आगे देखेंगे कि जबकि जो मई महीने में होने वाली वर्षा है, ध्यान देंगे, जो मई महीने में होने वाली वर्षा है उसको हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। तो कर्नाटक एवं केरल में जो वर्षा अप्रैल महीने में होती है वो है तड़ित झंझावत के साथ, उसको हम लोग कहते हैं चेरी ब्लॉसम। लेकिन जो मई महीने में होती है उसको हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। बेसिकली यह आम के पकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्षा होती है। इसके बाद से आम के जो पेड़ हैं उसमें फर लगने लगते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से इसको हम लोग आम्र वर्षा कहते हैं। तो कर्नाटक एवं केरल में जो आम्र वर्षा का संबंध है वो मई महीने से संबंधित है, मई महीने से, जबकि जो चेरी ब्लॉसम है वो 1 महीने पहले अप्रैल से संबंधित है। आते हैं हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 नदियों का नाम लिखा है, सोन, नर्मदा और महानदी। कह रहा है कि सोन, नर्मदा और महानदी ये 3 नदियां हैं, इनका उद्गम क्या है कि अमरकंटक पठार से होता है। इनका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। तो बिल्कुल सही है कि सोन, नर्मदा और महानदी, सोन, नर्मदा और महानदी, इनका उद्गम अमरकंटक के पठार से होता है। अगला है त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। सेकंड कह रहा है कि जो त्रिवेणी नदी है, नहर है, उसमें गंडक नदी से पानी आता है। तो ध्यान देंगे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो सोन, नर्मदा और महानदी है इनका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। बिल्कुल सही है, यानी अमरकंटक पठार इन तीनों नदियों के जल का स्रोत है, और जो त्रिवेणी नहर है वो गंडक नदी से जल पाती है, पानी पाती है। तो बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दोनों। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल यूपीएससी हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। 118 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी होती है उसको बांगर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण छोड़े गए, देखिए गांव से यहाँ पे लिखा दिया है, एक्चुअली ये गाद होगा, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, छोटी छोटी गलती है, ध्यान देंगे। आगे पहले हम लोग समझते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, जो पुरानी मिट्टी होती है बेसिकली वो बांगर होती है, ठीक है। और जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा छोड़े गए गाद से होता है, यानी जो नवीन वाली बेसिकली होती है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण उससे होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा छोड़े गए गाद से होता है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे बहुत आसान सा था कि गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी है उसको बांगर कहते हैं, यानी पहली स्टेटमेंट में पूछ रहा था कि बांगर की डिफिनीशन लिखा हुआ था। सेकंड में जलोढ़ मिट्टी का डिफिनीशन लिखा हुआ था कि जो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण है वो नदियों के छोड़े गए गाद से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 119 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि लूनी नदी के बारे में इसके पहले यूपीपीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछी हुई है। लूनी नदी कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। यानी ये जो उद्गम होता है इसका,
तो जब जैसे वो कच्छ वाले रीजन में पहुंचती है तो दलदल में इंटर कर जाती है, जमीन के अंदर इंटर कर जाती है और ऊपर से वो विलुप्त हो जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसका सही आंसर देखने के लिए। कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग बैक ईयर का पेपर रिवीजन किए होंगे 2019 का, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से दे लेंगे कि जो लूनी नदी है वो कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। तो सही आंसर है चक्रवात वाला रीजन। अगर आपको याद होगा तो अभी कोरोना के पीरियड में क्या हुआ था कि अम्फान नाम का एक तूफान आया था पश्चिम बंगाल में। तो अगर हम लोग बेसिकली उस पूर्वी तट को याद करें तो हम लोग देखेंगे मैक्सिमम क्या होता है कि बंगाल की खाड़ी से तूफान बनते हैं और वहीं से पूर्वी तट को छू के निकल जाते हैं, यानी प्रभावित करते हैं। तो यानी पूर्वी तट क्या है, पश्चिमी तट की तुलना में ज़्यादा सुवृद्धि है, किसके लिए, चक्रवातों के लिए। तो इस तरह से 119 का सी ऑप्शन सही है। अगर हम लोग 120 नंबर पे जाएं, कह रहा है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है बताना है, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। ध्यान देंगे कावेरी नदी पर। कावेरी नदी का उद्गम ध्यान देंगे ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। तो यहाँ पे दो फैक्ट है कि जो शिव समुद्रम जलप्रपात है उसका उद्गम कहाँ होता है, तो कावेरी नदी पर, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है वो कावेरी नदी पर स्थित है और जो कावेरी नदी का उद्गम है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से है। आगे हम लोग आएंगे 121 नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में टॉप 4 में कौन नहीं है। ठीक है, यानी टॉप 4 का नाम आपसे पूछना जा रहा है क्वेश्चन, ताकि कल को आपको क्वेश्चन आए तो आप इजिली हैंडल कर लें। इसके पहले ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो गन्ना के जो उत्पादक हैं वो बेसिकली उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक उत्पादक में। हालांकि यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है, ना कि यहाँ की उत्पादकता ज़्यादा है, दोनों में अंतर है दोस्तों। उत्पादन ज़्यादा इसलिए होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंड पे जो है कि गन्ने का उत्पादन किया जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी इसकी दक्षिण भारत की तुलना में बहुत कम है। यही रीज़न है कि मिलों की संख्या दक्षिण भारत में ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है और फिर गुजरात है। तो यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो उत्तर प्रदेश फर्स्ट है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश फर्स्ट हो गया, महाराष्ट्र सेकेंड हो गया, थर्ड पे कर्नाटक है आपका, तो गुजरात चौथे पे नहीं है, गुजरात पांचवें पे है, चौथे पे तमिलनाडु है। चौथे पे जो राज्य है उसका नाम है तमिलनाडु। हालांकि आप लोग केवल टॉप 3 याद करिए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। 122 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो ध्यान देंगे ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो कपास के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो हमारी शिवसेना वाली राज्य है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र राज्य जो है वो कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, कपास के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। यानी बेसिकली वो एरिया जहाँ पे धान की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, प्रोडक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो भारत में चावल के कटोरे का एरिया किसको कहते हैं, हमको ये बताना है। तो भारत में जो कृष्णा गोदावरी का जो बेल्ट है, बेसिकली जो कृष्णा गोदावरी का बेल्ट है उसको हम लोग चावल के कटोरे के रूप में जानते हैं, जो कृष्णा गोदावरी का बेल्ट है। 124 नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो दो स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट में कह रहा है कि गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रवि ऋतु की फसल है। ध्यान देंगे, कह रहा है कि गेहूं, पहली बात तो यहाँ पे बोल रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है, यानी पहली चीज हम लोग ध्यान देंगे, कहना चाह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है। एक सेकेंड। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि यह रवि ऋतु की फसल है। तो बिल्कुल हमको पता है कि गेहूं रवि की फसल है। दूसरा ये शीतोष्ण कटिबंधीय है। सेकेंड स्टेटमेंट अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। तो रबर उत्पादक राज्य जो है वो केरल है, बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक राज्य है वो केरल है। और जो गेहूं है वो मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय है और रवि की ऋतु में रवि की फसल है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगर हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन पे आए तो 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था, आपको इसका आंसर बताना है। तो बेसिकली जो रेडियम है वो पिच ब्लेंड से, या पिच ब्लेंड, जैसे ब्लेंड है यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली ये पिच ब्लेंड है। ठीक है, दो और इसमें मात्रा है आई वाला, यानी ब्लेंड, ये है लैंड। ठीक है, तो पिच ब्लेंड, तो पिच ब्लेंड इसका जो है सही आंसर है। और ये यूपीपीसीएस अब तक 3 से 4 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। 126 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है कि इंडियन
मिनरल ईयर बुक 2018, ध्यान देंगे, इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल किस राज्य में हो रहा है? 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभ्रक का उत्पादन केवल किस राज्य में हो रहा है? तो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2018 कह रही है कि अभ्रक का उत्पादन केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है, केवल आंध्र प्रदेश में हो रहा है। अगला 127 नंबर क्वेश्चन, भारत में चांदी का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, ना कि उत्पादकता वाला राज्य कौन है? तो मुख्य उत्पादक राज्य जो है दोस्तों, मुख्य उत्पादक राज्य जो है वो चांदी का, ध्यान देंगे, चांदी का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो है आपका राजस्थान। राजस्थान है। राजस्थान के बाद से सेकेंड नंबर पे कर्नाटक है और कर्नाटक के बाद से अगले नंबर पे झारखंड है। ठीक है, तो ध्यान देंगे इंडियन मिनरल, यहाँ पे आप आंसर अगर पढ़ते हैं, इंडियन मिनरल बुक 2018 के अनुसार भारत में चांदी का अग्रणी राज्य पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे कर्नाटक और तीसरे नंबर पे झारखंड है। चूंकि ऑप्शन में जाएंगे तो आपको कर्नाटक मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन यहां भी पूछ सकता है ऐसे भी कि हो सकता है ऑप्शन में राजस्थान को गायब कर दे, ऑप्शन में राजस्थान को गायब कर दे, और यहाँ भी किया भी है। देखिए ऑप्शन पढ़िए, यहाँ पे कहीं राजस्थान ऑप्शन में नहीं है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यानी राजस्थान नहीं था। तो कभी भी आप इसी के लिए कहा जाता है आप टॉप 3 को याद करिए, ताकि जब आपको ऐसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन फर्स्ट में है, तो उनमें से आपको फर्स्ट छांटना होता है, ना कि ओवरऑल फर्स्ट जो आपको पता होना होता है। तो इसलिए हमेशा टॉप 3 याद किया करिए। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कानन देवन पहाड़ियाँ, 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सेकंड कह रहा है कि भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान देंगे इसका आंसर कि जो भारत का दार्जिलिंग है वो बच्चा बच्चा को पता है कि चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बच्चा बच्चा को पता है कि चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन दोस्तों जो कानन देवन पहाड़ियाँ हैं, कानन देवन पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु राज्य में नहीं है, बल्कि केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देखिए कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 129 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है किसका? तो चाय का। ध्यान देंगे भारत में चाय उगाया भी बहुत ज़्यादा जाता है और उसको पिया भी बहुत ज़्यादा जाता है। ध्यान देंगे चाय का उपभोक्ता भी भारत इसलिए है कि देखेंगे कि जिसका पेट खराब रहता है, भारत में एक गांव में क्या है कि एक घरेलू ट्रीटमेंट है कि चाय पत्ती खाने से पेट खराब जो होता है वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो ये भी अब जो भाई जिस देश में चाय पीने के साथ साथ पेट खराब को ठीक करने का इलाज हो तो वहाँ पे उपभोक्ता तो ज़्यादा होंगे ही। तो नॉर्मल सी बात है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए ऐसे भी अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध संस्थान का क्या नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंटार्कटिका में भारत के प्रथम शोध संस्थान का आपको नाम बताना है। तो अंटार्कटिका में ध्यान देंगे दोस्तों, अब तक भारत के कुल 3 अनुसंधान संस्थान है। अंटार्कटिका में अब तक कुल 3 अनुसंधान संस्थान है, जिनमें से पहला जो है वो है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा जो है वो है मैत्री और तीसरा जो है वो है भारती। वो हर्ष वाली भारती नहीं है, ये ध्यान देंगे, वो कॉमेडियन भारती नहीं है जिनको अभी रिसेंट में एक अपनी एजेंसी ने उठाया था। ये वो वाली भारती नहीं है। ये अंटार्कटिका में अनुसंधान संस्थान है अपना, बल्कि वो तो दूसरे अनुसंधान है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि अंटार्कटिका में भारत के कुल 3 अनुसंधान केंद्र हैं, दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती। हर्ष वाली भारती नहीं, अपनी भारती, रिसर्च अनुसंधान केंद्र वाला भारती। तो हम लोग यहाँ पे आंसर मार सकते हैं, चूंकि पूछा है कि अंटार्कटिका भारत का प्रथम, तो प्रथम देखेंगे दक्षिणी गंगोत्री जो है वो प्रथम है, उसके बाद से मैत्री है और उसके बाद से भारती है। तो हम लोग इसका सही आंसर मारेंगे दक्षिणी गंगोत्री। गंगोत्री कहीं ऑप्शन में है नहीं तो मार देंगे मैत्री को। ठीक है, फिर मैत्री मार देंगे, मैत्री सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर से भारती का नाम है तो भारती रिसेंट की है। ठीक है, तो 131 नंबर क्वेश्चन है कि शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में आते हैं।
131 नंबर क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में आते हैं। आपको बताना है कि ऑप्शन दिया हुआ है किस किस अक्षांश के मध्य। ठीक है, पहला ऑप्शन है 33 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य। ठीक है, पहला है 33 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य। एक सेकेंड दोस्तों, बस आप लोग रुक जाइए। एक फैक्ट है, बस उसको मैं चेक कर ले रहा हूँ ताकि वो गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ गलत एक बार जान लेना और कहीं दिमाग में वो बैठ गया तो आपके लिए एग्ज़ाम में नुकसान कर सकता है। बस आपको थोड़ी देर के लिए मैच 30 सेकंड रुकना है और उस फैक्ट को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये आंसर गलत हो रहा था। अंटार्कटिका में भारत का प्रथम जो शोध संस्थान है वो भारतीय है। इस चीज़ को ध्यान देंगे। अब तक 3 है, ये सही है, लेकिन सबसे भारत में अंटार्कटिका भारतीय अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित प्रथम अनुसंधान संस्थान है, इसको ध्यान देंगे। आगे हम लोग आएंगे, शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में आते हैं, क्योंकि गूगल पे यही दिखा रहा है भारतीय। ठीक है, गूगल अभी मैं जस्ट गूगल ही कर रहा था जो बीच में रुका था, तो वहां पे भारतीय लिखा हुआ है। शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में आते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी का है, 33 डिग्री से 65 डिग्री, 65 डिग्री से 65 डिग्री, 45 डिग्री से 65 डिग्री और 23 डिग्री से 65 डिग्री। तो ध्यान देंगे कि बेसिकली जो शीतोष्ण चक्रवात होते हैं वो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में आते हैं। ठीक है, और के बीच दो विपरीत वायु राशियों के अभिसरण के कारण उत्पन्न होते हैं। तो शीतोष्ण चक्रवात दोनों गोलार्धों में पहली बात आते हैं। ठीक है, दोनों गोलार्धों में आते हैं। दूसरी बात 35 डिग्री और 65 डिग्री के बीच में आते हैं। और क्यों उत्पन्न होते हैं? दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से, यानी एक गर्म एक ठंडा। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 132 नंबर क्वेश्चन है, फतेह सागर झील किस राज्य में से संबंधित है? तो फतेह सागर झील जो है दोस्तों, ध्यान देंगे, वो राजस्थान राज्य से संबंधित है, क्योंकि वो राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में एक शहर है उदयपुर शहर, तो यह उसी उदयपुर शहर में स्थित है। एक पिछोला झील है, यह पिछोला झील भी उदयपुर शहर में ही स्थित है। और यह पिछोला झील क्या है कि एक कृत्रिम झील है मीठे पानी की। तो आप लोग समझ गए कि जो फतेह सागर झील है यह और जो पिछोला झील है, ये दोनों झीलें राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। पिछोला झील इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह एक प्रकार की कृत्रिम झील है जो कि एक मीठे पानी की झील है। आगे हम लोग कह रहे हैं कोलेरू झील के बारे में समझ लेते हैं। कोलेरू झील तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील में से एक है और ये पाई कहाँ जाती है? आंध्र प्रदेश में। 133 नंबर क्वेश्चन पे अगर आप लोग फोकस करिए तो ये बादलों के संबंध में क्वेश्चन है। कह रहा है कि पश्चाब स्तरीय मेघों, क्वेश्चन है पश्चाब स्तरीय मेघों के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट दिया गया, बताना है। 2 स्टेटमेंट है। यह आभा मंडल का निर्माण करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आभा मंडल का निर्माण करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, यह बादल वर्ग के छोटे कणों से बने होते हैं, जो कि सूर्य एवं चंद्रमा की प्रकाश के किरणों को अपवर्तित करते हैं। तो पहला सही है, पश्चाब स्तरीय मेघों का संबंध आभा मंडल का निर्माण से है। डायरेक्टली भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आभा मंडल के निर्माण से निम्नलिखित में से कौन से बादल संबंधित हैं? तो पश्चाब स्तरीय बादल संबंधित हैं। सेकेंड स्टेटमेंट करा है कि जो पश्चाब स्तरीय बादल हैं वो छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, तो बिल्कुल सही है, जो कि चंद्रमा एवं सूर्य एवं चंद्रमा की प्रकाश की किरणों को अपरिवर्तित करते हैं। इसका आंसर नंबर सी सही है। 134 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग फोकस करेंगे तो कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अपनी सीमा निम्न में से किस राज्य के साथ साझा करते हैं? 133 नंबर क्वेश्चन। तो एक केंद्र शासित प्रदेश जो दमन और दीव है वो गुजरात के साथ अपनी सीमा साझा करता है। गुजरात के साथ केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव अपनी सीमा किसके साथ साझा करते हैं? तो गुजरात के साथ। 135 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे
कह रहा है कि लाल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो स्टेटमेंट एक है, इसका निर्माण भारत में अत्यधिक वर्षा वाले निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा होता है। पहली बात बोला है कि जो लाल मृदा है भारत के अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका निर्माण होता है। एक चीज़ ध्यान देंगे, यानी कह रहा है कि लाल मृदा का संबंध क्या है, जहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है, यानी जो वर्षा प्रवण क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं, और निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। ध्यान देंगे, निच्छालन की प्रक्रिया के द्वारा। आइए हम लोग थोड़ा सा लाल मृदा के बारे में देख लेते हैं। देखिए ध्यान देंगे, लाल मृदा का निर्माण जो है वो आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों, आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों पर अप्रत्यक्ष प्रभाव के कारण होता है। यानी बेसिकली जो लाल मृदा का निर्माण है वो आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों के कारण होता है। लाल मृदा में क्या होता है कि चूना पाया जाता है, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस, इनकी कमी होती है। लाल मृदा में चूना, मैग्नीशिया, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और ह्यूमस, इन जो 5 तत्व हैं इनकी कमी पाई जाती है। लेकिन लाल मृदा में पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और यही बेहद इंपॉर्टेंट है। लाल मृदा में क्या होता है कि पोटास प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी हम लोग कह सकते हैं इस तरह से कि लाल मृदा का निर्माण अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से रिलेटेड नहीं है, बल्कि यह आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों के प्रभाव के कारण है। अगला कह रहा है कि इसमें आवश्यक पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना मात्रा पाई जाती है, तो बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कम पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती, सॉरी इनमें नहीं पाई जाती है, यानी इन चीज़ों की कमी होती है। दूसरा स्टेटमेंट आप लोग काट दीजिए। दूसरा स्टेटमेंट काटेंगे तो बी स्टेटमेंट कट जाएगा और सी कट जाएगा। अब कह रहा है कि इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है, तो बिल्कुल सही है कि जो लाल मृदा है इसकी प्रकृति जो होती है दोस्तों वो अम्लीय होती है, यानी थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया, थर्ड स्टेटमेंट सही हो गया। आगे हम लोग देखेंगे एक स्टेटमेंट, तो एक स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों से इसका संबंध नहीं है, बल्कि आग्नेय एवं रूपांतरित सेलों से इनका संबंध है। 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेटराइट मृदा के बारे में। 136 नंबर क्वेश्चन है लेटराइट मृदा के बारे में। कह रहा है कि लेटराइट मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है कि लेटराइट मृदा में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि लेटराइट मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम की कमी होती है, जबकि हमको पता है कि लेटराइट मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी अब तक आप लोग देख रहे थे कि जो 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन था वो दोनों में सी सही था। तो ऐसा दिमाग सेट मत करिए। अगर आपको पता है कि नहीं यार स्टेटमेंट गलत हो सकता है तो बिल्कुल काटिए। आपको अगर नहीं पता है, मतलब तुक्का सेट करना है ABC में डी में से, तो आप सी को टच करिए। तो लेटराइट मृदा में लोहा एवं एल्यूमिनियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो एक तो गलत हो गया, एक जैसे गलत हो गया, एक जैसे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए कट गया और ऑप्शन नंबर सी कट गया। हमारे पास 2 ऑप्शन बचा। आगे देखिए, कह रहा है कि लेटराइट मृदा क्षेत्र अधिकांशतः कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में पाया जाता है। लेटराइट मृदा क्षेत्र अक्सर कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच में पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। 136 का ऑप्शन नंबर ए सही है। हम लोग इसकी थोड़ा सा आंसर को भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर भी पूरा लिखा हुआ है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग 135 नंबर क्वेश्चन देखें तो 135 नंबर का मैं आपको ऑप्शन बोला था डी सही है 135 नंबर का, तो बिल्कुल आप लोग देखिए 135 नंबर का डी सही है और 136 नंबर का ए सही है। सारे का ऑप्शन भी है, बट हम लोग ऑप्शन को फोकस नहीं करेंगे, सीधा हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और एक्सप्लेनेशन जानबूझ के मैं बगल में खोल दिया हूँ ताकि ना आपको कोई परेशानी हो, और जो एक गंभीरता है विषय की वो बनी रहे, वो बीच में टूटे ना, इसलिए भी आपको ऑप्शन सारे बगल में खोल के दिखा भी दिया जा रहा है। 137 नंबर क्वेश्चन है कि कोलेरू झील के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 137 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह ताजे पानी की एक प्रमुख झील है, कोलेरू झील। ठीक है, ताजे पानी की झील की बात बोल रहा है, कह रहा है कि कोलेरू झील ताजे पानी की झील है। और अगला कह रहा है यह रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है, इसे रामसर आर्द्रभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है। और ऑप्शन करना क्या है, गलत उत्तर का पहचान करना है। आपको ध्यान देंगे, गलत उत्तर का पहचान करना है, ना कि सही उत्तर का। यानी हम लोग अगर थोड़ा सा कोलेरू झील के बारे में पता करें तो कोलेरू झील क्या है, ताजे पानी की एक प्रमुख झील बोल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कोलेरू झील ताजे पानी की झील है, नो डाउट। सेकेंड कह रहा है कि जो कोलेरू झील है वो
रामसर स्थल है, रामसर आर्द्रभूमि प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल सही है। कोलेरू झील को रामसर आर्द्रभूमि में शामिल है। कोलेरू झील के बारे में आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए कि कोलेरू झील जो है कि कृष्णा जिले में स्थित है आंध्र प्रदेश के। तो कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे कह रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार किन राज्यों में है? 138 नंबर क्वेश्चन। तो इसका विस्तार क्या है? 6 राज्यों में है। आइए देख लेते हैं पश्चिमी घाट का विस्तार। देखिए यहाँ पे गुजरात 1 राज्य हो गया, महाराष्ट्र 2 राज्य हो गया, गोवा 3 राज्य हो गया, कर्नाटक 4 राज्य हो गया, केरल 5 राज्य हो गया, तमिलनाडु 6 राज्य हो गया। तो कुल 6 राज्यों में इसका विस्तार है। इस चीज को ध्यान देना है। आगे 139 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड स्टेटमेंट बनकर आए, यह ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। बैरन द्वीप के बारे में 2 स्टेटमेंट है कि पहली बात कि बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बिल्कुल सही है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह ग्रेट निकोबार की स्थित है, तो बिल्कुल सही है। यह ग्रेट निकोबार के उत्तर में स्थित है। 140 नंबर क्वेश्चन, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेमू हिमनद किस नदी का स्रोत है? तो जेमू हिमनद किस नदी का स्रोत है? दोस्तों ध्यान देना है, जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है। तीस्ता नदी का स्रोत है। तो जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है। इस चीज को ध्यान देंगे, जेमू हिमनद तीस्ता नदी का स्रोत है। 141 नंबर क्वेश्चन को देखिए, मालदीव तथा लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? 141 नंबर क्वेश्चन, मालदीव एवं लक्षद्वीप को कौन अलग करता है? तो 141 का ए सही है। मालदीव एवं लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको अभी हम लोग पंचायत में भी डिस्कस किए थे। 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं लक्षद्वीप को अलग करता है। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रंगीत नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ध्यान देंगे, रंगीत नदी तीस्ता नदी की सहायक नदी है। 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महानदी ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? इसके आंसर पर अब इन लोग कुछ दूर पहले ही चर्चा किए हैं। चेमायुंगडुंग मानसरोवर के समीप जो स्थित है वहां से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बताना है। तो ध्यान देंगे, जो गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पे देखिए। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां हैं प्राणहिता, इंद्रावती, वैनगंगा, सबरी। तो इंद्रावती, प्राणहिता, वैनगंगा और सबरी ये गोदावरी की प्रमुख नदियां हैं, यानी वंशधारा का संबंध गोदावरी से नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। 145 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे शेर, तवा, दुंधी, शक्कर, करजन, जामतारा, वरना, हिरण और संग कुंडी नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? कुछ नदियों के नाम लिखा गया है और पूछ रहा है कि यह किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ध्यान दीजिए, नर्मदा की हैं। नर्मदा की कुछ इंपॉर्टेंट नदियों का नाम आपको याद ही रहना चाहिए, जैसे दूधी, शक्कर, शेर, हिरण, ये सब नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। बाकी आप लोग जामतारा, करजन, कुंडी ये भी याद कर सकते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यानी इनडायरेक्टली में पूछना क्या जा रहा है कि सागौन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सागौन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन से है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो अगर आप लोग गांव में सागौन देखेंगे उसका पत्ता जो है झड़ता है, तो ये कंटीली झाड़ी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, अभी काट ही दीजिए। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अगर होता तो पर्णपाती वन से इसका संबंध है, क्योंकि पत्ते इसके मौसम में देखेंगे झड़ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जगह। देखिए ये भी कॉमन सेंस से आपसे लग जाएगा आंसर। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सुपारी उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान कौन है? यानी जो उन दोस्तों को सुपारी बहुत अच्छी लगती है उनको नाम इसका बता दीजिए, ताकि वो वहाँ पे जाके आसानी से रह सकें। तो जिनको सुपारी खाना है सस्ते में, वो जाएँ कर्नाटक, यानी वो नाटक करें कर्नाटक जाने का, वो नाटक करें कर्नाटक जाने का। तो सुपारी उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? कर्नाटक। उसके बाद से अपना केरल। 148 नंबर क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ध्यान देंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान देंगे, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 149 यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में इसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, यानी कौन सी जनजाति भारत में सर्वाधिक संख्या के रूप में पाई जाती है, तो वो है थारू, यानी थारू रहेंगे हमारे यूपी में। तो थारुओं की संख्या हमारे यूपी में जाते हैं, थारुओं की संख्या हमारे यूपी में जाते हैं, यानी थारू का संबंध यूपी और उत्तरांचल दोनों से है। 150 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज गन्ना है। ध्यान देंगे, आगे एक छोटा सा ऐड देख लीजिए कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत प्लान के साथ है। यही रीज़न है कि हमारा टारगेट है कि आपकी प्रीलिम्स क्रैक कराया जा सके। इस एग्ज़ाम से, इस टेस्ट से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए ये जो नंबर घेरा जा रहा है, इस पर आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए। धन्यवाद।